एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड कंप्यूटर साइंस, जिसमें आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक आपको करा दिए हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। होप सो आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो एंड उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे आप एमपीपीएससी का एग्जाम दो, चाहे आप अदर स्टेट पीसीएस दो, चाहे आप अदर वनडे एग्जाम्स दो जहाँ पर कंप्यूटर आता है, उन सभी एग्जाम को कवर करेगा ये वीडियो। तो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। डिफरेंस बस इतना है कि मेंस का पार्ट है भाई ये, तो यहाँ पर बच्चों को जाकर लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर आता है, वो एमसीक्यूज फॉर्म में है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर टिक करना है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, बट यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ डायरेक्ट एक क्वेश्चन होगा और उसकी मार्किंग होगी, ठीक है। तो बस इतना सा अंतर है, बाकी कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल सारी चीज़ें सेम है। ओके, चलिए। तो आज की हमारी क्लास नंबर 3 है इस बुनियाद सीरीज की। तो बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप में से जो भी बच्चे अगर अभी तक मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सीसेट बाय आयुषी मैम। आप जाकर इसको फॉलो कर लो। आज की क्लास की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, कम टू द टॉपिक दैट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है भाई? 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखिएगा, इन 5 की 5 जनरेशन में कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हुआ है, कुछ ना कुछ आया, कुछ ना कुछ इन्वेंट हुआ, ठीक है। और हर चीज़ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिली, चाहे वो स्टोरेज कैपेसिटी हो, चाहे वो स्पीड हो, या फिर वो प्रोसेसिंग मतलब कैलकुलेशन हो, इसके अलावा टाइमिंग हो, या फिर किसी चीज़ का डेवलपमेंट होना। तो जनरेशन वाइज कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अपडेट होती हुई दिखी गई हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन के बारे में, तो फर्स्ट जनरेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जस्ट बिकॉज आपको जाकर आंसर लिखना है ना। तो उसमें आपका पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको इसका ड्यूरेशन बताना ज़रूरी है कि ये कब आया, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की टाइमिंग क्या थी भाई? 1942 से लेकर 1955 के बीच का जो सिनेरियो था वो था आपका फर्स्ट जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी वाला कंप्यूटर, ठीक है, का टाइमिंग। नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि भाई वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब आना कौन सी जनरेशन में हुआ? तो वो भी हुआ आपकी कौन सी जनरेशन में? वो भी आपका पहली जनरेशन में आपको देखने को मिला। तो ये आप ध्यान से, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज अ सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स कब आए? तो वैक्यूम ट्यूब्स आए फर्स्ट जनरेशन में। अब अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसका टाइमिंग आपको ऑप्शन में दे देगा कि वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में देखने को मिले थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट में मिले थे, है ना। या फिर उसकी टाइमिंग पर बेस्ड आपका MCQ वाला क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज अभी तो आप लिखने जा रहे हो यहाँ पर, तो आपको टाइमिंग बतानी ज़रूरी है, वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में बताना ज़रूरी है। थर्ड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डेटा स्टोरेज। अब इसमें जो स्टोर करने के, जो डेटा स्टोरेज के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, तो बेसिकली पंच कार्ड और पेपर टेप, इनका प्रयोग किस में किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। तो आप ये 2 एग्जाम्पल ज़रूर देंगे कि भाई पंच कार्ड और पेपर टेप डेटा स्टोरेज के लिए कौन से जनरेशन में यूज़ किए जाते थे? तो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किए जाते थे। अदर एग्जाम्स में पंच कार्ड और पेपर टेप कौन सी जनरेशन में देखने को मिले? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है वो आपको, है ना। या फिर इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो इनका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था, ठीक। नाउ फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कैसी थी भाई? तो स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर कम थी, बहुत हाई स्टोरेज यहाँ पर नहीं था। शुरू का टाइमिंग था भाई, इतनी चीज़ें किसी को पता भी नहीं थी, जैसे तैसे ये जनरेशन में आ गया, वही बड़ी बात है ना। नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दैट इज स्पीड। स्टोरेज भी कम था, स्पीड भी कम थी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि जो साइज़ है ना वो भी बहुत बड़े भारी हुआ करते थे। मतलब जस्ट लाइक जैसे एक वॉल को पूरा कवर कर दो आप, इतने बड़े बड़े सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है, पहले के जनरेशन में। तो इसका साइज़ बहुत बल्कि था, बड़ा भारी था, स्पीड कम थी, स्टोरेज कैपेसिटी भी कम थी। डेटा स्टोर करने के लिए पेपर कार्ड और पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार कहाँ पर हुआ, यानी कि कहाँ, कौन सी जनरेशन में देखने को मिला? तो फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिला, और टाइमिंग आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। नाउ अब आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जो प्रोग्राम्स, अब कंप्यूटर है
तो कंप्यूटर में डायरेक्ट चीज़ें नहीं जाती हैं, उसके पीछे बैकएंड में प्रोग्रामिंग होती है ना। तो प्रोग्राम स्टोरेज कौन सी लैंग्वेज में होता था? भाई मशीन लैंग्वेज में होता था। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में यूज़ होती थी? तो वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज है तो मशीन लैंग्वेज कौन से सिस्टम पर वर्क करती थी? तो मशीन लैंग्वेज आपकी बाइनरी सिस्टम पर वर्क करती थी, 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। इतने सारे इंस्ट्रक्शन और कोडिंग सारी 0 1 के फॉर्म में होती थी। तो पहली चीज़ वहाँ पर टाइम बहुत लग जाता था, वो टाइम टेकिंग होता था और ईजी टू अंडरस्टैंडेबल वो नहीं थी यूज़र के लिए, ठीक है। जिसको आती है वही कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक था यहाँ पर। नाउ अब देखिएगा, अब यहाँ पर जस्ट बिकॉज वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाने लगा था किसमें? फर्स्ट जनरेशन में। तो अब ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करते थे, मतलब यहाँ पर ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती थी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स के कारण। और इस वजह से ना इनको स्टोर इन एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में इनको रखना पड़ता था, मतलब जो वातानुकूलित वातावरण होता है उसमें इनको रखना पड़ता था सिस्टम को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या करते थे? हीट रिलीज करते थे। नाउ इसके बाद एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंडिचर, ऑब्वियस सी बात है, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा था? तो इसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा था भाई, है ना, इसको अफोर्ड कर पाना मुश्किल था। एरर्स की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब गलतियाँ निकलना, त्रुटि होना जायज़ है। सिर्फ काम किस में हो रहा है? 0 1 के फॉर्म में। तो कई बार 1 1 से 2 बार लिखा गया या 0 कम बार लिखा गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता था, तो मतलब इसमें एरर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती थी। नाउ ऊर्जा की खपत भी भाई इसमें ज़्यादा होती थी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। इसके अलावा जो इसका कैलकुलेशन टाइम था, ओके, जो इसका कैलकुलेशन टाइम था वो क्या था? मिली सेकेंड्स में था। तो कई बार अगर आप दूसरे एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये देखने को मिल जाता है कि मिली सेकेंड का जो कैलकुलेशन टाइम था वो कौन सी जनरेशन में था। मतलब आगे अगर हम बात करेंगे तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, ये सारे यूनिट्स हैं। तो इन यूनिट पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपके दूसरे एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ आगे अगर हम बात करें तो भाई मशीन लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आगे की जनरेशन में देखने को मिली थी। नाउ अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके एग्जाम्पल्स, इन पर बेस्ड अदर एग्जाम्स में फैक्चुअल फॉर्म में क्वेश्चन आता है या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है कि एडवेक कौन से जनरेशन का एग्जाम्पल है। तो एडवेक फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा एनिएक कंप्यूटर हुआ, यूनिवेक हुआ, IBM मार्क प्रथम हुआ, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये कौन सी जनरेशन में देखने को मिलेंगे? तो ये फर्स्ट जनरेशन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके यूसेज की बात करें तो भाई साइंटिफिकली जो रिसर्च सेंटर वगैरह हैं, डिफेंस सिस्टम है, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक। इतनी बात बस आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में ध्यान रखनी जितनी इस स्लाइड में लिखी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, तो जिसमें से ये सारी चीज़ें आप आंसर राइटिंग में बताएंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ठीक। साइज बता दो, स्पीड बता दो, स्टोरेज बता दो, स्टोरेज के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है ये बता दो, वैक्यूम ट्यूब बता दो, टाइमिंग बता दो, लैंग्वेज बता दो, और इसके अलावा इसका कॉस्ट बता दो और कैलकुलेशन बता दो और एग्जाम्पल दे दो, बस, ठीक। इतना आपको करना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइमिंग था, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली। देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन इसकी टाइमिंग आपको ध्यान रखनी है कि 1955 से लेके 1964 के बीच का जो टाइम स्लॉट था वो सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करता है, ओके। अब फर्स्ट जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब्स देखने को मिले, बट सेकेंड जनरेशन जब आई तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स के बारे में आपने साइंस फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये क्या होते हैं भाई? सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये आपने सुना होगा, यानी कि अर्धचालक से बने पदार्थ होते हैं, दैट इज ट्रांजिस्टर्स, है ना। तो इसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग सेकेंड जनरेशन में किया जाने लगा। अब ट्रांजिस्टर वर्ड आया तो इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लो कि ट्रांजिस्टर्स, इनका आविष्कार कब हुआ था भाई? 1947 में, ठीक है। तो 1947 में ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किया गया। इसके अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ट्रांजिस्टर कई एग्जाम्स में देखने को मिला है, ओके। अब फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, तो सेकेंड जनरेशन में क्या आया? तो सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये पॉइंट आपको बताने बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका टाइमिंग, इसमें ट्रांजिस्टर्स का आना और लैंग्वेज इसमें असेंबली आना, ये इंपॉर्टेंट है, ओके।
तो असेंबली लैंग्वेज का इसमें क्या किया जाने लगा, उपयोग किया जाने लगा। असेंबली लैंग्वेज के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वगैरह, वहाँ पर हम डीप में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज सब हम डिटेल में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल आपको ये टैग वर्ड बताना बहुत ज़रूरी है, इस पे नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया असेंबली लैंग्वेज। अब निमोनिक्स कोड का प्रयोग असेंबली लैंग्वेज में किया जाता है, तो निमोनिक्स वर्ड आप ध्यान रखेंगे जिसमें एम साइलेंट है। बहुत सारे लोग निमोनिक्स को एन से स्टार्ट कर देते हैं, बट एम भी इसमें लिखा जाता है विच इज साइलेंट। तो निमोनिक्स कोड कौन सी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, असेंबली लैंग्वेज में। ये एक अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है और आपको आंसर राइटिंग करना है, तो लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग सेकेंड जनरेशन में किया जाता था, ये आप बताएंगे। नाउ आगे अगर हम बात करें भाई इसके स्टोरेज के लिए, तो जब सेकेंड जनरेशन का टाइम आया ना, तो स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिला, तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आपको यहाँ पर मैग्नेटिक टेप हुआ, ओके, मैग्नेटिक डिस्क हुई। ये भी हम जब स्टोरेज डिवाइस डीप में पढ़ेंगे ना, तब हम इसके अंदर ये क्या क्या होते हैं विद डायग्रामेटिकली हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लिखने को आ रहा है, तो आप टाइमिंग बताओगे, ट्रांजिस्टर बताओगे, लैंग्वेज बताओगे, स्टोरेज बताओगे। स्टोरेज में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, टेप और डिस्क, इसके बारे में आप बता दीजिएगा, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैलकुलेशन टाइमिंग इसमें क्या था भाई, माइक्रो सेकेंड की यूनिट में था। किसमें, सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, मिली सेकेंड था। लुक एट द मिली सेकेंड कैलकुलेशन टाइम। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो सेकेंड हुआ। नाउ अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कैसा होता था, कम होता था, जबकि प्रीवियस यानी कि फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा होता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा उसको खर्च करते थे। नाउ एग्जाम्पल्स, यूनिवैक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो यूनिवैक जो है कौन सी जनरेशन में आया, सेकंड जनरेशन में। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एडवैक जो है वो फर्स्ट जनरेशन में, एनीएक फर्स्ट जनरेशन में, यूनिवैक सेकंड जनरेशन में, ओके। नाउ IBM का 1401 मॉडल जो था वो भी सेकंड जनरेशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब सेकंड जनरेशन का टाइमिंग आया है ना, जब 1955 से 1964 का ड्यूरेशन आया, तो जो आपके बिजनेस वगैरह थे, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पर इसका प्रयोग क्या हो गया, शुरू हो गया। किसका, इन सिस्टम का, ओके, ट्रांजिस्टर्स वगैरह और इन सब का। नाउ बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम का आरंभ किस में हुआ भाई, इसी जनरेशन में हुआ। बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम का आरंभ किस जनरेशन में हुआ, सेकेंड जनरेशन में हुआ। अब बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है, तो ये क्या करता है, मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है विच हैंडल्स रिपीटेटिव टास्क, ठीक है, जो बार बार रिपीट होने वाले टास्क होते हैं उनको हैंडल करता है इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स, है ना, नॉट इन इंडिविजुअली, अकेले नहीं, इन टर्म्स ऑफ ग्रुप इसको मैनेज करता है। जस्ट लाइक पेरोल बनाना, इनवॉइस सिस्टम, या फिर जो लार्ज वॉल्यूम डेटा होता है वो उसको मैनेज कौन करता है, तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम हैंडल्स दैट, ओके। ये मैंने आपको अंदर का बताया है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको सिर्फ ये कीवर्ड लिखना है कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का आरंभ कब, सेकेंड जनरेशन में देखने को मिला। क्या होता है अंदर का, ये आपको जनरेशन में नहीं बताना है। जनरेशन में आपको जितना हाईलाइटेड यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्स या उसमें शेडिंग में, उतना ही बस आपको बताना है, ओके। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम बात करें इसके साइज की, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या था, साइज बहुत बल्कि था। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, साइज थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो ये आप बताएंगे, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ इसका एग्जाम्पल हो गया, सेवेंथ ये हो गया, ठीक, एट्थ इसका साइज आप बताएंगे। नाउ स्पीड में इसमें क्या हो गई, कंपैरेटिवली इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, एंड स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गई भाई, वो भी ज़्यादा हो गई, ठीक। लेकिन प्रीवियस यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी वहाँ पर जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर उतना वो नहीं था, पेपर टेप और जो पंच कार्ड वगैरह थे उनकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं हुआ करती थी, ओके। नाउ बट इन ट्रांजिस्टर्स के आने से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ। नाउ अब देखिएगा, सॉरी, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के आने से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ। अब जो असेंबली लैंग्वेज है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। 1952 में असेंबली लैंग्वेज आई थी भाई, जिसे ग्रेस हॉपर द्वारा आविष्कार किया गया था, और निमोनिक्स कोड का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये तीन बातें आप एडिशनली याद कर लीजिए फैक्चुअल फॉर्म में, जो दूसरे बच्चे भी हैं यहाँ पर तो उनको भी फायदा होगा।
नाउ थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन खत्म हुई 1964 पे, तो 1964 से 1975 के बीच का जो टाइमिंग था वो था भाई आपका थर्ड जनरेशन का। अब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आए, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए, थर्ड जनरेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईसी चिप वगैरह यहाँ पर देखने को आपको मिले थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आईओ डिवाइसेस थी आपकी उसमें कीबोर्ड एंड मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा। किसमें? थर्ड जनरेशन आते आते तक जितनी भी आपकी आईओ डिवाइसेस थी, यानी कि जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी, उनमें किसका प्रयोग आपको दिखाई देने लगा? तो उसमें कीबोर्ड एंड मॉनिटर का प्रयोग आपको दिखाई देने लगा। नाउ अब मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पर स्टोरेज के लिए आ चुके थे भाई, है ना। तो इनकी वजह से क्या हुआ? स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गई भाई? इंक्रीज हो गई। ठीक, इनकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। अब जो कैलकुलेशन का टाइम था आपका वो माइक्रोसेकंड से हटकर क्या हो गया? नैनो सेकंड हो गया। फर्स्ट जनरेशन में था मिली सेकंड, सेकेंड जनरेशन में कैलकुलेशन की टाइमिंग थी माइक्रोसेकंड, थर्ड जनरेशन में क्या आ गया? नैनो सेकंड। ठीक है, तो ये हो गई कैलकुलेशन की टाइमिंग थर्ड जनरेशन की। नाउ अगर हम इसके साइज की बात करें तो एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन का साइज था वो थोड़ा छोटा था और लेस एक्सपेंसिव भी था। मतलब ये कि बहुत हाई एक्सपेंसिव ये नहीं था एज कंपेयर टू प्रीवियस दोनों जनरेशंस। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ आगे अगर हम बात करें कि इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी थी उसमें भी वृद्धि हो गई, है ना। साइज का छोटा होना, स्टोरेज क्षमता का बढ़ जाना, तो वर्किंग कैपेसिटी का भी बढ़ जाना, तो ये भी क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। नाउ अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि बिकॉज ऑफ रैम कंप्यूटर स्पीड, ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइसेस आए। देखो जरा यहाँ देखना, सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस का विकास कहाँ पर हुआ? थर्ड जनरेशन में हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको यू शुड नो कि आपको क्या लिखना मस्ट है ना। लिखने को तो लोग पेज भरने के लिए कुछ भी भर देते हैं, लेकिन क्या लिखोगे तो नंबर मिलेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइसेस का डेवलपमेंट कौन सी जनरेशन में देखने को मिला? ये आपको थर्ड जनरेशन में देखने को मिला। ठीक है, इनको सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रैम हुई, रोम हुई, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आने लगी थी? सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस या यूनिट के अंतर्गत देखी जाने लगी थी। और इन्हीं रैम रोम के कारण जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो क्या हो गई भाई? इंक्रीज हो गई। ओके, इन्हीं स्टोरेज डिवाइसेस के कारण। अगर हम सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस का छोटा सा एग्जांपल लें तो यूएसबी ड्राइव के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, देखा भी होगा और यूज भी करते होंगे। नाउ यूएसबी ड्राइव हुआ, एसडी कार्ड्स हुआ, जिनका प्रयोग मोबाइल फोन्स वगैरह में किया जाता है, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड ये ऐसा स्टोरेज सिस्टम है जिसमें पोर्टेबिलिटी आसान है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा भारी सा बॉक्स है उसमें स्टोर कर ले और उसको लेकर जाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी सी चिप होती हैं जिनमें डेटा स्टोर करना आसान हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे भाई कि कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग कौन से जनरेशन में देखने को मिलने लगा था? थर्ड जनरेशन में। और फिर इसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन स्पीड बता देंगे, साइज़ बता देंगे और ये रैम रोम के बारे में बता देंगे, स्टोरेज सेमीकंडक्टर स्टोरेज के बारे में आप बता देंगे। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन में ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज का विकास। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज विच इज़ ऑल्सो लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड जनरेशन का लेकिन जब टाइम आया तो हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पर विकास हो चुका था। और हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में आपको पीएल, फर्स्ट, पास्कल और बेसिक, ये तीनों क्या है भाई? हाई लेवल लैंग्वेज के नाम है। इनके एग्जाम्पल आप दे देंगे। इनका विकास यहाँ थर्ड जनरेशन यानी कि 1964 से 1975 के बीच इनका विकास किया जा चुका था। ओके, अब एक बात और, ये जो आईसी चिप का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप अलग से ले लो कि जो आईसी चिप है ना उसका डेवलपमेंट कब हुआ था भाई? तो उसका डेवलपमेंट हुआ था 1958 में। ठीक, 1958 में हुआ। किसने किया था? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा कराया गया था। ये दूसरे एग्जाम्स में भी कई बार देखने को मिला है कि आईसी चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जैक किल्बी, रॉबर्ट नोई। और आईसी चिप होते क्या है भाई?
तो आईसी चिप भी आपके क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, जितने भी ये अर्धचालक पदार्थ हैं, ये साइंस के जब आप पढ़ोगे साइंस में तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, उधर पे भी अलग से क्वेश्चन आता है, तो उसको यहाँ काउंट कर लो चाहे वहाँ काउंट कर लो, बात एक ही है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आप ध्यान रखेंगे, दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर क्या हुआ भाई, विकास आपको देखने को मिला। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार आपको कहाँ पे देखने को मिला, या आरंभ आपको सेकेंड जनरेशन में देखने को मिला, वैसे ही टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार आपको थर्ड जनरेशन में देखने को मिला। क्लियर। इसके बाद SSI और MSI का प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिला। SSI स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या है भाई, ये एक चिप होती है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली containing a limited number of electronic component typically less than 100 comes in small scale integration, ठीक है। इस चिप में कितने होते हैं, 100 से कम ट्रांजिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं सिंगल चिप में, और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है, 10 से लेके 100 के बीच ट्रांजिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये एक्चुअली SSI और LSI के बीच का बैलेंस बनाने का काम करता है। कौन, MSI। इतने अंदर आपको लिखने के लिए नहीं जाना है, आपको आंसर राइटिंग इन कीवर्ड्स के फॉर्म में ही करनी है। इन हेडिंग्स को लगा कर साइड हेडिंग में आप बनाओगे कि SSI एंड MSI का विकास किस जनरेशन में देखने को मिला, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास थर्ड जनरेशन में देखने को मिला। तो इस सारे पॉइंट्स में आपको बनाना है, रादर देन आप पैराग्राफ वहां पर लिखने बैठ गए। ओके, ये नहीं करना है, पॉइंट्स में आपको आंसर राइटिंग करनी है। चलो आगे देखते हैं, दिख रहा है ना आपको। हाँ, नेक्स्ट आप देखिएगा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या है भाई, फोर्थ जनरेशन की अगेन टाइमिंग आप ध्यान रखेंगे, 1975 पे खत्म हुई कौन, थर्ड जनरेशन, और 1975 से स्टार्ट हुई कौन, फोर्थ जनरेशन। 1975 से 1989 के बीच का जो टाइम स्लॉट है वो है आपकी चौथी पीढ़ी का, यानी कि फोर्थ जनरेशन का। लैंग्वेज सी का विकास आपको यही फोर्थ जनरेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो लोग कंप्यूटर साइंस वाले होंगे उनको पता होगा कि बेसिक क्या होता है, पास्कल क्या होता है, पाइथन क्या होता है, सी क्या होता है, C++ क्या होता है, जावा क्या होता है, विजुअल बेसिक, ये सब उन लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कौन, आपको प्रोग्रामिंग करनी है, वहाँ पे जाके प्रोग्रामिंग नहीं करनी, थ्योरेटिकली सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो लैंग्वेज सी का विकास आपको फोर्थ जनरेशन में देखने को मिला। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, एंड डेनिस रिची ने इसका विकास किया था। नाउ आगे अगर हम बात करें तो LSI एंड VLSI का विकास किस में देखने को मिला, हमें फोर्थ जनरेशन में देखने को मिला। थर्ड में क्या था, थर्ड में था SSI और MSI, ये आए थे थर्ड में। इसका अपग्रेड वर्जन हो गया भाई LSI और VLSI के फॉर्म में। तो LSI स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर थोड़ी क्षमता कम थी डेटा को स्टोर करने की, ट्रांजिस्टर्स को स्टोर करने की, यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है। वहाँ पर रेंज थी कि SSI लेसर देन 100 है और MSI इसके बीच का है, ठीक है। तो इनकी और वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पर कंटेनिंग ट्रांजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो बेसिकली LSI का फुल फॉर्म कई बार दूसरे एग्जाम्स में भी देखने को मिला है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पता होगा, है ना, कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही कंप्यूटर आता है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, मेंस में लिखने के लिए, है ना। तो जब जहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है ना, तो वहाँ पर इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि LSI स्टैंड्स फॉर व्हाट, यानी कि LSI का फुल फॉर्म क्या है। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SSI क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत सारे हैं। तो इनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। तो लास्ट में जब कंप्यूटर की लास्ट क्लास होगी तो मैं उसमें आपको कुछ एब्रिविएशन भी बता दूंगी कि किसका क्या फुल फॉर्म है, और तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और कुछ हम कीज़ की बात कर लेंगे जिससे जो कि आपके प्रीलिम्स में काम आएगी, या फिर आप दूसरे एग्जाम्स देंगे वहाँ पर भी, ठीक है। बट वो हम लास्ट में, अभी फिलहाल हम टॉपिक वाइज चलेंगे। तो देखिएगा, जो आपका LSI होता है बेसिकली
क्या देखने को मिलता है इसमें? तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, thousands of transistors and other components out on a single chip। ठीक है, क्या होता है भाई, LSI में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 1000 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं, 1000 या थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपको एक ही चिप में देखने को मिलते हैं। किस में? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है देन प्रीवियस वर्जन SSI एंड MSI। SSI और MSI के कंपैरिजन में ऑब्वियस सी बात है LSI में ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता है, तो स्पीड भी इसकी बढ़ जाएगी इन्हीं वजह से। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं कि आप जब छोटी क्लास में रहते हैं तब आपको उतना नॉलेज होता है, जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो आपको छोटी क्लास वापस देखने में बहुत लेस फील होती है कि लेस नॉलेज है, लेस टेंशन है, ये और वो है ना, सब कुछ कम 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 लगता है क्योंकि हम उसको पास आउट करके आगे बढ़ चुके हैं। तो जिस टाइम पे रहते हैं वही चीज़ टफ लगती है तब तक जब तक पढ़ा नहीं है, जब पढ़ लोगे तो हर चीज़ आपको आसान लगने लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नहीं, अभी हमारा कुछ बचा हुआ था। अच्छा, VLSI को और देख लो जरा। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अब वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स कंटेन कर रहा था, ये क्या करता है भाई, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स कंटेन करता है। कौन? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग integrated circuits by combining millions or billions MOS transistors on a single chip, या एक चिप में ये इसको स्टोर करता है। व्हाट इज MOS? तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो MOS क्या है भाई? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। ठीक है, वही मतलब अर्धचालक के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर है मतलब अर्धचालक है, ठीक, अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर पदार्थ। तो इसका रेंज आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है भाई, मिलियंस और बिलियंस पर वर्क करता है, वेरी लार्ज स्केल। ठीक, बस इसके स्टोरेज कंटेनिंग जो कैपेसिटी है वो आपको ध्यान रखना है, रेंज। बाकी लिखना नहीं है, लिखने के लिए आंसर राइटिंग में सिर्फ आपको कीवर्ड्स लिखना है कि LSI एंड VLSI के विकास से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में क्या हो गई, इंक्रीमेंट देखने को मिला या वृद्धि देखने को मिली। नाउ फोर्थ इसका पॉइंट है भाई, पोर्टेबिलिटी। यहाँ पर आकर क्या हुआ ना, फोर्थ जेनरेशन में आकर पोर्टेबिलिटी थोड़ी आसान हो गई। मतलब पोर्टेबिलिटी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या मैनेज करना सिंपल हो गया थोड़ा सा, या फिर पोर्टेबिलिटी देखने को मिल गई। तो कीवर्ड आप पोर्टेबिलिटी ध्यान रखेंगे, आगे और पीछे के सेंटेंस आप बना लीजिएगा। देखो आपको क्लास में प्रॉपर समझते हुए चलना है। अगर आपको कीवर्ड ध्यान रहेगा तो आप लिख लोगे, मुझे ये पता है। अगर आपको ये कीवर्ड ही ध्यान नहीं रहेंगे तो आप क्या लिखोगे जाके वहाँ पर, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं। अब लैन और वैन नेटवर्किंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लैन वैन मैन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेसिकली लैन और वैन का जो विकास है वो आपको कहाँ पर देखने को मिला? तो लैन और वैन का विकास आपको फोर्थ जेनरेशन में देखने को मिला। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका साइज लिखना मस्ट है। साइज यहाँ पर फिर से कंपैरेटिवली छोटे होते चले गए। फिर ये आ गई भाई आपकी यूनिट। कैलकुलेशन का टाइम यहाँ पर आकर और कम हो गया, यानी कि पिको सेकंड में हो गया, मतलब और जल्दी ये कैलकुलेशन करने लगा। ठीक, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको पर आ गए हम। ओके, नाउ अब देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर्स का विकास आपको कहाँ पर देखने को मिला? तो माइक्रो प्रोसेसर्स का विकास आपको फोर्थ जेनरेशन में देखने को मिला। फर्स्ट जेनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जेनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जेनरेशन में IC चिप, तो फोर्थ जेनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे और टाइमिंग इसकी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर अंदर से इसका और पढ़ लो कि भाई इसका विकास कब हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास 1971 में M.E. हॉफ के द्वारा किया गया। अब अगर आप अदर एग्जाम्स देने के भी इच्छुक हैं या दे रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि M.E. हॉफ का फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है। ओके, नाउ इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर बताएंगे। और नहीं, ये तो एग्जाम्पल नहीं है। IBM के बारे में आप थोड़ा सा देख लेना। 1981 में IBM माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, 1981 में भाई IBM ने माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर देखने को मिला आपको, जिसको PC के नाम से जाना जाने लगा।
ठीक है, IBM के थ्रू माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया गया जिसको PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाने लगा। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, नहीं तो आप यही लिख लोगे। नाउ और क्या इंपॉर्टेंट है भाई, फोर्थ जनरेशन में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल तो आपको हर जनरेशन के बताना मस्ट है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं बताओगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पल आपको बताना ज़रूरी है। नाउ पैरेलल कंप्यूटिंग और मल्टीमीडिया का विकास आपका फोर्थ जनरेशन में ही देखने को मिला, ये आप वहाँ पर बताएंगे। सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो भी काफ़ी है। इसके अलावा कंप्यूटर के प्रोडक्शन और पर्सनल यूज़ में क्या हुई, वृद्धि हमको देखने को मिली। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो IBM PC हुआ, एप्पल PC हुआ, ठीक, ये दोनों एग्जाम्पल आप फोर्थ जनरेशन में बता सकते हैं। आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल तो लिख कर ही आने हैं, ठीक है, एक में काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 लिख कर आइए। इसमें स्पीड कैसी हो गई, स्पीड कैसी हो गई, फोर्थ जनरेशन में हाई स्पीड हो गई और ये थोड़े लेस एक्सपेंसिव हो गए एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। ओके, अब यहाँ पर GUI सॉफ्टवेयर का विकास आपको देखने को मिला, कौन सी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इनका विकास आपको फोर्थ जनरेशन में देखने को मिला, जिसमें आपका है पहला MS-DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और तीसरा है आपका एप्पल iOS, ठीक है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास आपको फोर्थ जनरेशन में देखने को यहाँ पर आ चुका था, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, थर्ड में भी देखने को मिल रही थी। ओके, तो ये चीज़ कॉमन है। बाकी जो चीज़ न्यू आपको यहाँ पर दिख रही है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर बताते चलेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं हम अपनी फिफ्थ जनरेशन पर, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन को आप यहाँ पर देखिएगा, अगेन टाइमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका टाइम पर ही जाएगा। फिफ्थ जनरेशन के बारे में जब आप लिखोगे तो पहला पॉइंट इसका टाइम पे जाएगा, दैट इज 1989 से अब तक ये चला आ रहा है, क्या, फिफ्थ जनरेशन, ठीक। 1989 पर फोर्थ खत्म हुआ था, 1989 पर फोर्थ खत्म हुआ था, तो फोर्थ खत्म होने के बाद से अब तक का जो हमारा टाइम स्लॉट या चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन के को ही कंटिन्यूशन में हो रहा है। अब देखते हैं कब तक होता है। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में देखने को मिली, फिफ्थ जनरेशन में देखने को मिली। AI पर क्वेश्चन भी आपका प्रीवियसली देखने को मिला है एग्जाम में, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें सिंपल उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है इस पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नाउ आगे जब हम बात करेंगे तो इस सारी चीज़ों को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। नाउ देखिएगा, फिलहाल आपको फिफ्थ जनरेशन में AI ये बताना है, AI क्या है ये नहीं बताना है जनरेशन लिखते वक्त, ओके। नहीं तो आप वहाँ पर AI को ही एक्सप्लेन करने बैठ गए। AI की देखा जाए तो पूरी बुक है ना, बट आपको सिर्फ यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन में सिर्फ AI आपको ये बताना है। नाउ स्टोरेज के लिए भाई यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। ऑप्टिकल डिस्क लाइक CD हुआ, DVD हुआ, ब्लू रे डिस्क हुआ, ये सारी चीज़ें भंडारण क्षमता के लिए, स्टोरेज यानी कि भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया जाने लगा, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। फिर ऑप्टिकल डिस्क के कुछ एग्जांपल आप बता सकते हैं लाइक CD, DVD, ठीक, 2 बता दोगे तो भी चलेगा। ब्लू रे डिस्क पर भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनता है दूसरे एग्जाम्स में, ये मैं तब बताऊंगी आपको जब मैं स्टोरेज डिवाइस पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिलहाल अगर मैं एक ही जगह सारी चीज़ें बता दूंगी तो फिर वो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, तो आप टॉपिक वाइज चलो कि अगर आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लिखने को आ रहा है तो इसके अंतर्गत आपको लिखना क्या क्या है और कितना लिखना है। तो जितना मैं बोल रही हूँ, जितना यहाँ पे लिखा, सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। बहुत साइड हेडिंग के भी साइड हेडिंग के सब हेडिंग उधर नहीं जाना है ना। नाउ अब इसमें ULSI और SLSI का प्रयोग देखने को मिला, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनमें भी क्या हुआ भाई, अब ये ओवर 1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स कंटेनिंग सिंगल चिप, ये अब 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर को सिंगल चिप में और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक ही चिप में स्टोर करने लगे, ठीक है। इनका प्रयोग किया जाने लगा इसमें। तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी मेक, एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी मेक, मतलब बनाई जा सकती हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नाउ फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें साइज की, ठीक है, तो इसका साइज ऑब्वियसली इसका साइज प्रीवियस जनरेशन के साइज से कैसा हो गया भाई, कम हो गया, ठीक।
स्पीड इसकी क्या हो गई, फास्ट हो गई। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और कैलकुलेशन स्पीड में भी क्या हुआ भाई, इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला यहाँ पर। क्लियर। और मल्टीमीडिया और एनिमेशन का प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिला 5th जनरेशन में। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी भी यहाँ पर जाकर क्या हो गई, बढ़ गई। वर्चुअल मेमोरी को स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाने लगा। मेमोरी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे के वीडियो में पूरा इकट्ठा एक ही जगह पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद नेटवर्किंग का विकास यानी कि इंटरनेट आपको देखने को मिल गया 5th जनरेशन में। ईमेल्स होने लगे, www का यूज़ किया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर बता देंगे, ठीक है, लिखते वक्त। इसके अलावा इंटरनेट प्लस सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाने लगा। पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी भाई, एक साथ एक से ज़्यादा काम किए जाने लगे सिंगल सिस्टम पर। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हो पाई, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई आपके किस में, 5th जनरेशन में। ओके, नाउ 5th जनरेशन की जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर के बारे में, है ना। तो 5th जनरेशन जो सुपर कंप्यूटर है वो 5th जनरेशन का साइन है। ओके, तो सुपर कंप्यूटर आपको लिखना मस्ट है यहाँ पर, 5th जनरेशन में आ गए। लैपटॉप कंप्यूटर हुए भाई, डेस्कटॉप पीसीज आपने देखे होंगे, पोर्टेबल पीसीज वगैरह, ये सारी चीज़ें 5th जनरेशन में आ गई। एआई और रोबोटिक्स का निर्माण हो गया कहाँ पर, 5th जनरेशन में, क्योंकि अब ये चली ही जा रही है तो अपडेशन होते ही जा रहा है इसमें, है ना। तो आप कितना क्या क्या बताओगे, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें जो आप बता सकते हो। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट में भी इसका यूज़ आपको देखने को मिलने लगा, ठीक है। जब कल की क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो कंप्यूटर के टाइप में कब क्या क्या होना शुरू हो गया ये हमने देखा था। तो कल भी हमने देखा था कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन वगैरह के लिए बैंकिंग, रेलवेज, रिजर्वेशन, इन सब का प्रयोग किया जाने लगा था आगे आते आते, है ना। तो ये 5th जनरेशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जनरेशन का। अगर आपको लिखने को आएगा तो जितना मैंने यहाँ पर आपको कीवर्ड्स में लिखकर बताया है इतना बस आप लिख लोगे ना तो आपको पूरे पूरे प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका यहाँ पर स्किप होगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो गया हो, ठीक है। छोटे छोटे फैक्ट्स कुछ जो बीच बीच में बताए वो अदर एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। लिखने के पर्पज से इतना डेटा सफिशिएंट है, 10 नंबर में इतना तो आपको लिखना पड़ेगा हर जनरेशन के बारे में। ओके, बस अब आप इसको चार्ट के फॉर्म में देख लो, आपको ये सब याद रहेगा कीवर्ड्स के फॉर्म में। ओके, नाउ अब हमारा अगला टॉपिक आएगा भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है इसका। तो उससे पहले, सेशन एंड करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स आने वाले स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एमपी है, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, कोई भी स्टेट अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं पीएससी का, तो उसकी प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच नंबर 2 में एडमिशन क्लोज होने वाला है। तो आप यहाँ पर इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ये है आपका फाउंडेशन बैच नंबर 2, ठीक है, जिसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा 31 मई को। तो आपके लिए भाई तारीख आपकी नज़दीक है। तो अगर आप चाहते हैं एक फाउंडेशन वे में तैयारी करना, एक प्रॉपर रोड मैप में तैयारी करना, तो आप जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के साथ। ओके, इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, ये है 11,999 रुपये में प्रीलिम्स और मेंस प्लस आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। अब ये है आपका डिस्काउंट कोड, अगर आप इसको लगाओगे पेमेंट करते वक्त तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, नहीं लगाओगे तो नहीं मिलेगा। डिस्काउंट के बाद ही आपको 11,999 में ये कोर्स परचेस करने को मिल पाएगा, ठीक है। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए है तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, वो स्टडी IQ का नंबर है 76400300। आप इस पर कॉल करके भी स्टडी IQ की टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अब यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर खत्म होता है। कल की क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। होप सो आपको क्लास पसंद आई हो और समझ में भी आई हो, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी CSET बाय आयुषी मैम चैनल पे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।